हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में दो अपने ऑर्डर पड़े थे रिएक्शन के, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो वैसे तो ऑर्डर आपको पता है, कुछ भी पॉसिबल था, बट हम लोगों के जो सिलेबस में डिटेल्स में है वो है जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था। अब वहां पे आपने सब कुछ पढ़ा। अब अपन बात करते हैं कोलिजन थ्योरी की। ठीक है, तो ये कोलिजन जो थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपने को रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में भी अपन यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? तो कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। तो वो बताता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और कोलाइड करेंगे, कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे किसमें, प्रोडक्ट में। तो एक ये बोलता है कि ये कोलिजन थ्योरी जो है वो ये बताती है कि कोलिजन थ्योरी में कि जब पहले रिएक्टेंट के कोलिजन होंगे और कोलिजन होंगे, अब उनमें से कुछ कोलिजन इफेक्टिव होंगे और कुछ कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगे। तो कुछ जो कोलिजन इफेक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। अब जनरली जो इससे एक्सप्लेन किया जाता है वो किया जाता है गैसियस रिएक्शन। ठीक है ना, कोलिजन थ्योरी से कौन सी रिएक्शंस एक्सप्लेन करते हैं, गैसियस रिएक्शन। अब गैसियस रिएक्शन में पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो कोलिजन्स होते हैं उनको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उनको बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में जो कोलिजन होते हैं, और इसकी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वो होती है 10 टू पावर 25 टू 10 टू पावर 28 कोलिजन्स। ठीक है ना, कोलिजन्स कितने में, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरीके से। तो ये कोलिजन है। बट इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो इफेक्टिवली या कंप्लीटली आप बोल सकते हो वो कन्वर्ट नहीं होते किसमें, प्रोडक्ट में। इतने कन्वर्ट नहीं होते, कम होते हैं। तो कम क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनका बहुत कम फ्रैक्शन है जो कन्वर्ट हो पाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। वो ऐसा क्यों है कि इतने इफेक्टिव, इतने कोलिजन होते हैं बट इतने कम में से कुछ ही कोलिजन इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उनको जो रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर पाते हैं प्रोडक्ट में उनको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। तो इफेक्टिव कोलिजन वो होते हैं जिससे जो रिएक्टेंट है वो क्या हो पाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है। तो वही आपको बोलोगे कि यही कोलिजन इफेक्टिव था, अदरवाइज वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं था। ठीक है, अब इफेक्टिव कोलिजन किनको बोला जाता है, कैसे होता है इफेक्टिव कोलिजन, किस कोलिजन को इफेक्टिव बोलोगे। तो उसकी दो कंडीशन होती है। उसकी जो कंडीशन है, ठीक है, वो क्या है कि उनके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो मिनिमम कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और दूसरा जो उनके लिए कंडीशन है वो है प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। दो चीजें होनी चाहिए कि उनके पास जो कोलिजन हो रहे हैं उनके पास कुछ प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम सर्टेन एनर्जी, और उनका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तब ही वो रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो पाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो अब इनकी बारी बारी से हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी के बारे में पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, कोलिजन्स की जो ओरिएंटेशन है वो कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एनर्जी के बारे में, किस तरीके का होता है। तो अब देखें, इनका ग्राफ बनाया जाता है रिएक्शन प्रोग्रेशन और एनर्जी का। ग्राफ ड्रॉ करते हैं किस तरीके का होता है ये। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं एनर्जी, और इसको आप टाइम भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब इस ग्राफ को बड़े ही ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ हमारे लिए, इससे आगे की चीजें भी कुछ एक्सप्लेन करेंगे।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका इनिशियली रिएक्टेंट था, तो जो रिएक्टेंट था वो क्या होगा, इनिशियली उसके पास कुछ एनर्जी होगी, रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, इसको हम लोग बोलते हैं ई आर, की मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एनर्जी थी रिएक्टेंट के पास। अब रिएक्टेंट के जो कोलिजन होंगे तो कोलिजन से उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और इस एनर्जी तक पहुंच गया यहां तक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो जो आपका रिएक्टेंट था वो पहुंच गया किसमें, ट्रांजिशन स्टेट तक। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी हाईएस्ट है। अब इसकी एनर्जी हाईएस्ट है तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, मिनिमम। अब इसकी स्टेबिलिटी अगर मिनिमम है, इस ट्रांजिशन स्टेट को आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो। इसको क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक ही बात है, ट्रांजिशन स्टेट बोलो या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलो, ठीक है। तो इसकी एनर्जी हाईएस्ट है तो इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, तो मिनिमम होगी तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। तो ये जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट था, इसको हम लोग लिख रहे हैं प्रोडक्ट, और इसकी जो एनर्जी है इसको आप लोग लिख देते हो ई पी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी वो थी ई आर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या होगा कि जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी इस एनर्जी से, ये जो आपको पीक दिख रहा है, इस पीक एनर्जी से ज्यादा होगी, वही मॉलिक्यूल क्या होंगे, कन्वर्ट हो पाएंगे किसमें, प्रोडक्ट में। अगर उनकी एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस एनर्जी से कम है तो वो रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है इनको इतनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इतनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी यहाँ से यहाँ तक, तो इसको लिखते हैं ETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी थी तो इसको कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसको बोला जाता है EA। अगर ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप आगे बहुत अच्छे से समझ लोगे। दोबारा देखो कौन कौन सी एनर्जी है। ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो इनिशियली रिएक्टेंट के पास एनर्जी ऑलरेडी थी, ठीक है, ER लिख दिया। ये जो एनर्जी है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इसको आपने लिख दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी ETH। और ये जो एनर्जी है वो है प्रोडक्ट की, फाइनल प्रोडक्ट की जो एनर्जी थी, ठीक है भाई। अब रिएक्टेंट के पास एनर्जी कुछ इनिशियली थी और टोटल एनर्जी जो आपको ग्रीन ये लाइन से दिख रही है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, टोटल एनर्जी। अब रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, तो ऑलरेडी इतनी एनर्जी उसके पास थी। अब एक्स्ट्रा जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको आपने लिखा किससे, EA से, तो इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और ये जो डिफरेंस है, ठीक है, किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का, तो इसको आप बोलते हो डेल्टा H। ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट की एनर्जी का और प्रोडक्ट की एनर्जी का, इस डिफरेंस को क्या बोलते हो, डेल्टा H। तो डेल्टा H को आप लिख सकते हो EP माइनस ER, EP माइनस ER। अब आपको पता है कि EP इज लेस देन ER, इस केस में EP इज लेस देन ER, तो इट मीन्स जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव वैल्यू। अब डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो जो हम लोगों ने ये रिएक्शन प्रोग्रेस लिखा वो कौन सी रिएक्शन का लिखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगर डेफिनेशन चाहो तो आप लिख सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी की एंड एक्टिवेशन एनर्जी की। तो आप ध्यान रखना थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। थ्रेशोल्ड एनर्जी है कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, कि रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी थी उसको कितनी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, तो एक्स्ट्रा कितनी रिक्वायर्ड है उसको आपने लिखा कितना, EA, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपने लिख दिया। अब सिमिलर ऐसा ही ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, एंडोथर्मिक के लिए अगर ड्रॉ करना चाहें तो वो कैसा होगा, ठीक है भाई। एंडोथर्मिक के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सिमिलर इसी नेचर का ही होगा वैसे तो, बस उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या होगी, लेस होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरीके का होगा कि ये प्रोडक्ट है आपका, ये प्रोडक्ट होगा, और इस तरीके से ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अगेन वही, ये आपका ETH थ्रेशोल्ड एनर्जी,
ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको आप बोल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी। ये पूरा वाई एक्सिस पे एनर्जी था, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है आपका। तो इस केस में आप लिखोगे कि डेल्टा एच, देखो डेल्टा एच कितना लिखोगे, ई पी माइनस ई आर। अब यू नो कि ई पी इज ग्रेटर देन ई आर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। अब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, देन डेल्टा एच कैसा होगा, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। अब डेल्टा एच इज पॉजिटिव, सो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ग्राफ को देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है, पता चल गया आपको। अब इसी पे ग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, डेल्टा एच पूछ लेता है, कैसे भी कुछ अपने को करना होगा तो हम इस ग्राफ को देखकर क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग कर लोगे, ठीक है। समझ में आ गया भैया? ये एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग एक, कि आपको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, एनर्जी वर्सेज टाइम या रिएक्शन प्रोग्रेस। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, ठीक है। इसमें इस ग्राफ में ये ट्रांजिशन स्टेट था। अब आपको गिवन था कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है 5 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, और आपको जो गिवन है एक्टिवेशन एनर्जी वो आपको गिवन है कितना, 10 किलो जूल पर मोल, इतना। अब आपको पूछा गया है कि डेल्टा एच की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ETH, उसकी वैल्यू कितनी होगी इस पे, ठीक है। अब आप देखो ग्राफ से आपको प्लॉट करना आना चाहिए। और आपको चलो एक चीज और दे दी कि डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच इसका है -5 या आपको -2 किलो जूल पर मोल। तो आपको बताना है कि जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना होगा, इस तरीके से। तो ये रिएक्शन देखकर आपको पता चल रहा है कि ये रिएक्शन ये है, तो इसमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट कितना है, ये 5 गिवन है, ये 5 है। तो ये देखो ग्राफ से देखते रहना आप कि दिस वैल्यू इज 5, तो ये ग्राफ लोड करना आ गया तो आपका काम हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 10। तो एक्टिवेशन क्या होती है, रिएक्टेंट से लेकर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो है 10। तो आप इसको ये बता सकते हो कि ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 5 + 10, ये कितनी आ गई, 15। तो इसका मतलब जो हुआ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो ETH का वैल्यू है वो कितना आ गया, 10 + 5 यानी कि 15 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आपने लिख दी किसकी, ETH की। अब आपको डेल्टा एच भी गिवन है। डेल्टा एच आपको पता है ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच की वैल्यू आप लिखोगे कितनी, EP माइनस ER। तो डेल्टा एच गिवन है -2, EP कैलकुलेट करना है, माइनस ER कितना है भैया, ER यहाँ पे है 5 किलो जूल पर मोल। तो इसको आप लिखोगे तो EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आएगा 3 किलो जूल पर मोल, इस तरीके से, ठीक है। ग्राफ दे दोगे तो आपको फॉर्मूला रटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये वैल्यू कितनी है, ये डिफरेंस जो है वो कितना है, 2 है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना, 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का क्या हुआ। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो रिएक्शन का नेचर कैसा है, मतलब रिएक्टेंट कौन सा है, मतलब रिएक्शन कौन सी है, रिएक्टेंट का नेचर आप बोल सकते हो, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होगा कि कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए रिएक्शन अपन बोलते हैं कि फास्ट हो जाता है। तो इसमें अपन देख लेते हैं कि इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर हैं, नेचर ऑफ, आप बोल सकते हो नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे डिपेंड करेगा भाई, हर रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, रिएक्टेंट डिफरेंट होंगे तो उनकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी, तो बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी तो रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आप बोल सकते हो नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब आप एक चीज बोल सकते हो
कि इफ EA इज ग्रेटर, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि रिएक्शन इज स्लो, कि जिसका EA ज़्यादा होगा वो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। और या फिर आप बोल सकते हो कि रिएक्शन स्लो है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन क्या होगी, फास्टर रेट से होगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। सेकंड जो फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये एक अच्छा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट क्या करता है। ठीक है, तो इसको देखना कैटलिस्ट क्या काम करेगा। अभी अभी अपन लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था एनर्जी का, तो इस तरीके से आपने लिखा था एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस। ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया था रिएक्शन प्रोग्रेस का और एनर्जी का। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करा था तो वो कुछ इस तरीके से था कि एनर्जी और कैट, ये आपने लिख दिया था इस तरीके से। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट था, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट था, ये ट्रांजिशन स्टेट था, थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, ये सब कुछ था। अब आपने क्या किया, इसमें कैटलिस्ट ऐड किया। तो आपको पता है कैटलिस्ट क्या करेगा यहाँ पे, कि कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी सेम रहने वाली है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट जो कैटलिस्ट है ना, वो रिएक्शन के लिए एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये देखिए, अब अगर आपने ये ऊपर वाला ग्राफ लिखा था, ये नीचे वाला जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ने एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया। अब अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया तो जो ज्यादा मॉलिक्यूल हैं वो क्रॉस कर पाएंगे किसको, बैरियर को। तो ज्यादा मॉलिक्यूल अगर बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे तो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ तो इससे रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब इससे रिएक्शन फास्ट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर यही आप कैटलिस्ट की जगह क्या करो, इनहिबिटर ऐड कर दो। इनहिबिटर पता होगा, जो रिएक्शन को क्या करता है, स्लो कर देता है। उसको कुछ लोग नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं, बट ज़्यादा जो प्रॉपर वर्ड है वो उसके लिए इनहिबिटर ही है। तो उसकी प्रेजेंस में भी क्या होगा, एलजीटीच ऐसा ही होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम रहेगी, बट जो ट्रांजिशन स्टेट है वो थोड़ा सा उसका एनर्जी ऊपर शिफ्ट होगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक है ना, ध्यान रखना। इनहिबिटर को आप नेगेटिव कैटलिस्ट से कंपेयर कर सकते हो या ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, रिएक्शन रेट को स्लो कर देता है इनहिबिटर। तो आपको देखना है कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से क्या होगा, बताना कि क्या चेंज आएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पे कुछ इफेक्ट आएगा, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको आप बोल सकते हो नो चेंज। क्या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में कुछ इफेक्ट आएगा, नहीं, नो चेंज। क्या डेल्टा एच में कुछ इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा एच को आप क्या लिखते हो, EP माइनस ER। तो EP और ER चेंज नहीं हुए तो डेल्टा एच में भी नो चेंज, तो इनमें भी कोई चेंज नहीं आया। अब आप बताओ क्या एक्टिवेशन एनर्जी में कुछ इफेक्ट आया, बिल्कुल आया। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी में कुछ इफेक्ट आया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखो रिएक्टेंट का एनर्जी सेम है, प्रोडक्ट का एनर्जी सेम है, इन दोनों का एनर्जी सेम है, तो डेल्टा एच भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, EP माइनस ER। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि कैटलिस्ट ऐड करने से क्या इफेक्ट आएगा। तो कैटलिस्ट ऐड करने से डेल्टा एच पे कोई इफेक्ट नहीं आता, एज इट इज सेम वैल्यू रहने वाली है। EP और ER की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, बट जो वैल्यू चेंज होगी वो किसकी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज होगी एंड एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी। तो ये है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये कोलिजन थ्योरी के बेस पे आप इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड फैक्टर जो है उसकी बात करते हैं, जो वो था अपने पास ओरिएंटेशन। कि ओरिएंटेशन कैसे इफेक्ट करता है, क्या होता है, ओरिएंटेशन कैसे है। ठीक है, तो देखो जैसे आपने रिएक्शन लिखी, मैंने आपको बोला कि A2 प्लस B2 का रिएक्शन हुआ तो आपको मिला 2AB, ये AB एक प्रोडक्ट मिला। तो ये कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि अगर A2 प्लस B2 से आपको AB बनाना है, AB का फॉर्मेशन करना है, तो क्या है कि आपको उसके लिए इन दोनों का जो कोलिजन है A2 और B2 का, वो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, एनर्जी प्रॉपर है, तो भी ये रिएक्शन
जो है वो नहीं होगी, मतलब वो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि दो चीजें चाहिए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। एक तो उसका मिनिमम एनर्जी, उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी आप लोगों ने देखी थी थ्रेशोल्ड एनर्जी। और दूसरा उसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। कैसे, जैसे अगर अपन बोले, मैंने इसको बोला कि इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन किस तरीके से होगा, ये एक बताने का तरीका है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा तभी होगा, वो एक एक्सप्लेन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हो सकता है। अगर इसका लिखें हम लोग प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन कि A2 का मॉलिक्यूल था, ये A2 का मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, ये A2 का मॉलिक्यूल था, इसकी कोलिजन हुई B2 मॉलिक्यूल से इस तरीके से, ये B का मॉलिक्यूल था इस तरीके से, इनकी हेड ऑन कोलिजन हुई इस तरीके से, ये A2 आमने सामने से आए, A2 और B2 कोलिजन हुआ तो इन दोनों में कुछ इस तरीके से कोलिजन हुआ, ठीक है। तो ये कोलिजन हुआ, ये एक A2 का मॉलिक्यूल था और ये B2 का मॉलिक्यूल था, तो ये बन गया ट्रांजिशन स्टेट। फिर उसके बाद आपको दो मॉलिक्यूल मिल गए AB के, AB मिला और साथ में आपको ये AB मिला। तो ये आपने बोला कि हेड ऑन कोलिजन हुई इस तरीके से, इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन में हुआ, तो ये कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट में। अब ये तो प्रॉपर ओरिएंटेशन था। लेट्स से आपने लिखा इम्प्रॉपर, कि इम्प्रॉपर किस तरीके से होगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कि कैसे ही रैंडम इधर उधर से आकर टकरा गए। कि आपने बोला कि ये B2 मॉलिक्यूल था, ठीक है, ये B2 मॉलिक्यूल था, इधर से आ रहा था ये, और इधर से कहीं रैंडम से इस तरीके से A2 मॉलिक्यूल आया। तो A2 मॉलिक्यूल आया तो आप बोलोगे कुछ इस तरीके का बना होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये वाला। तो इसका मतलब ये जो था वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, तो फिर वो जो मॉलिक्यूल था वो A रह गया और जो दूसरा था वो B भी रह गया। तो मतलब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था। तो ये कैसा था, कोई प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं फॉर्म हुआ, तो आप इसको नहीं बोल सकते कि ओरिएंटेशन प्रॉपर हुआ था। तो रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्ट में तो ओरिएंटेशन भी प्रॉपर रिक्वायर्ड है। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो नहीं बोल सकते आप कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये तो था इफेक्टिव उसके बारे में कि कोलिजन होगा वो प्रॉपर एनर्जी के साथ होना चाहिए और दूसरा वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने यहाँ पे एक, वो ये फॉर्मूला था, ध्यान रखना इसको आप, कि फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, कि टोटल में से कितना फ्रैक्शन जो है वो कोलिजन इफेक्टिव हो गए। तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन कितना आएगा, e⁻⁻ कि इतने जो कोलिजन है, इतना जो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास है e⁻⁻ तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज है, R क्या है, T क्या है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता ही होना चाहिए, ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले हम लोग। एक्टिवेशन एनर्जी R गैस कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। T पता है, ये आपको टेम्परेचर है और ये आपको पुट करना है किसमें, केल्विन में। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, इसमें क्या बोला है, EA फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन A to B इज 80 किलोजूल पर मोल एंड हीट ऑफ रिएक्शन इज कितना, 20 किलोजूल पर मोल। अब आपको क्या करना है, फॉर B to A विल बी, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, तो B to A रिएक्शन के लिए ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपको बताना है। तो देखिए आप सब कुछ ग्राफ से कर सकते हैं। आप इस तरीके से जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ग्राफ इस तरीके का होने वाला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। उसने क्या बोला है, EA की वैल्यू कितनी है, 80, तो EA की वैल्यू आपने लिख दी कितनी, ये वाली वैल्यू 80। फिर उसने लिखा है हीट ऑफ रिएक्शन यानी कि डेल्टा H की वैल्यू वो अपने लिखा था, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू उसने क्वेश्चन में बोला है 20, तो ये उसने वैल्यू 20 बोल दिया। तो B to A रिएक्शन के लिए EA क्या वैल्यू पूछा है, तो B to A, तो यानी कि ये रिएक्टेंट था और ये पहले आपका प्रोडक्ट था उसके लिए। अब B to A के लिए अगर आप देखोगे तो B to A के लिए क्या होगा, B to A के लिए रिएक्शन आप रिवर्स कर दोगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी,
एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको आप बोल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये वैल्यू देखो, ग्राफ से आपको कुछ भी नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, तो आप इजीली बता सकते हो ये वैल्यू कितनी आ गई 20 इतनी वैल्यू और 80 ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 80 किलोजूल पर मोल। कोई भी आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, अगर फॉर्मूला रटोगे तो कोई मतलब है ही नहीं। तो आप इस तरीके से बता सकते हो ये की वैल्यू बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कितनी आ गई, कितनी आ गई 80 + 20 यानी कि 100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 100 किलोजूल पर मोल। ठीक है भाई, कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन। चलो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इस ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a + b गिव्स c + d, तो इसके लिए E की वैल्यू कितनी है 32, और रिवर्स रिएक्शन के लिए E का वैल्यू कितना दे दिया 58। तो कुछ भी नहीं करना, आपको इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट होगा, लेट से यहाँ पे आपने लिख दिया ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू 32 है, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, ये वैल्यू कितनी है 32। और जो रिवर्स रिएक्शन है उसके लिए ये कितना है 58। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक आता तो रिवर्स रिएक्शन के लिए ये कितना होता 32, बट आपको गिवन है कितना 58। तो 58 तो मतलब कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, और ये की वैल्यू बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कितनी बोली है उसने 58। तो इस तरीके से आपने लिख दिया ये वैल्यू कितनी है 58। अब ये नेचर ऑफ रिएक्शन पूछना चाह रहा है और डेल्टा एच की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आपको क्वेश्चन में देखकर पता चलता है कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो आप लोग यही लिखते हो प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, ये लिखते हो आप। तो ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, देखो आप ये वैल्यू कितनी है 32 और ये वैल्यू कितनी है 58। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा है। तो इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी EP - ER, और ये वैल्यू कैसे आने वाली है नेगेटिव। तो नेगेटिव आने वाली है, इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है एक्जोथर्मिक होने वाली है। तो ये रिएक्शन कैसी है एक्जोथर्मिक। अब डेल्टा एच की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एच क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, ये जो आपने ये लिखा डिफरेंस, तो ये डिफरेंस देखो ये वैल्यू आपको दिख रही होगी यहाँ से यहाँ तक 58 है और ये कितनी है 32। तो आप लिख सकते हो 58 - 32, तो ये वैल्यू डिफरेंस जो आ गया वो कितना आ गया -26 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो इस तरीके से आप बोल दोगे कि डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई -26। तो इस तरीके से आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ग्राफ अगर अच्छे से समझ गए तो उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी आए, जो भी वैल्यू दी हो वो ड्रॉ करना, जो कैलकुलेट करनी हो ग्राफिकली उसको बना लेना, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। कुछ लोग इसको फॉर्मूला से भी रटते हैं, बट अगर आप वैसा करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इतने फॉर्मूला में कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव में आप एरर्स कर दोगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इस तरीके से एक रफ ड्रॉ कर लें ग्राफ, फिर उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। दो फायदे हैं, गलती होने के चांसेस कम हो गए और आपका टाइम भी कम लगेगा उसमें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को रिकमेंड करिएगा। प्लीज़ हिट लाइक बटन। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, बी हेल्थी।